तो स्टूडेंट आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है हमारे चैनल इंटेलिजेंट एरा में। तो जैसा कि आपको मैंने कहा था कि आप लोगों के लिए जो मॉडल पेपर है यानी कि प्रतिदर्श प्रश्न पत्र रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तो उसकी ये पार्ट 1 वीडियो होने वाली है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। हर एक क्वेश्चन के आप लोगों को सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेंगे और पॉइंट टू पॉइंट सॉल्यूशन मिलेंगे। यानी कि आप लोगों को जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्यूशन दे रहा हूँ वो आप एज इट इज़ बोर्ड में लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम प्रॉपर सॉल्यूशन कर रहे हैं, ना कि मैं आपको ऊपर ऊपर से सॉल्यूशन बता रहा हूँ। प्रॉपर एक सॉल्यूशन करेंगे हैंड रिटन नोट से मेरे ही, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये आप लोगों की वीडियो। तो इस पार्ट 1 वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 17 तक के सॉल्व करेंगे और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम सारे कवर कर देंगे, ठीक है। तो जैसा आप लोगों को पता है कि आपका जो प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है समय 3 घंटा होगा, ठीक है। 70 नंबर का पेपर होगा और यहाँ पे आपको इस तरीके से संकेत दिए गए हैं कि प्रश्न पत्र में कुल 26 प्रश्न होंगे और 1 से 10 खंड है इसमें। प्रत्येक खंड जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न है पहले वाले में, और ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। देन इसके बाद पहला क्वेश्चन आप लोगों का आता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है, ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर हो जाएगा विटामिन, ठीक है। जो मानव शरीर है वो विटामिन जो है वो उत्पन्न नहीं करता, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, एमीन जिसे गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण द्वारा नहीं बनाया जा सकता। तो 4 ऑप्शन है जिसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी यानी कि एनिलीन C6H5NH2, ठीक है। यहाँ पे गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण द्वारा एलिफेटिक ही बनते हैं, हमेशा एरोमेटिक नहीं बनते एमीन, तो इसलिए ये आपका एरोमेटिक वाला नहीं होगा, तो इसलिए ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है, निम्न अभिक्रिया में आपको ए बताना है, ए है क्या। तो यहाँ पे आप लोगों को जो ए है वो बेंजल्डिहाइड होगा, ठीक है। C6H5CHO पहला वाला, क्लियर, बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का, ईथर में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु का संकरण होता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपका राइट ऑप्शन है sp3। जो ईथर होता है आपको पता होगा ROR होता है। तो ये कह रहे हैं कि जो ईथर में जो ये ऑक्सीजन दिख रहा है आपको बीच वाला, इसमें संकरण बताना है कितना होगा, तो sp3 संकरण होता है, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन तापमान द्वारा प्रभावित नहीं होता है। यानी कि सारी तो देखा जाए तो एक तरीके से सांद्रता की इकाइयाँ हैं, सांद्रता नापने के लिए काम में आती है। तो इसमें जो ताप पे निर्भर नहीं करती वो मोलरता है, ठीक है। आप देखना मोलरता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोलो की संख्या बटे, ठीक है, विलायक का भार। तो यहाँ पे कहीं पे भी आयतन नहीं आ रहा, कहीं पे भी आयतन नहीं आ रहा, तो ध्यान रखना ये किलोग्राम में होगा, ठीक है। तो मोलरता जो है वो निर्भर नहीं करती ताप पे। छठा क्वेश्चन है, निम्न में कौन अपचायक का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे आपको Na जो है वो इसके अंदर रिएक्शन के अंदर आएगा। Na जो है वो यहाँ पे अपचायक का काम कर रहा है, ठीक है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। एक शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर नियतांक इकाई होगी। तो चारों ऑप्शन में आपका सही ऑप्शन है मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, जो यहाँ पे लिख रखा है। कौन सा ऑप्शन है ये, आप कहोगे फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अगले आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखो सॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट मैंने आप लोगों के लिए उतार रखा है। और अभी थोड़ा सा आप मेरी आवाज़ से पहचान पा रहे होगे थोड़ा मुझे जुकाम भी हो रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो एक लाइक जरूर बनता है। एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही फिजिक्स का भी मॉडल पेपर का सोल्यूशन मैं जल्द से जल्द बना दूंगा, ठीक है, आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है, एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है। तो ये पे वुड्स अभिक्रिया होगी, कोलवेस अभी नहीं होती, क्लीमेंसन नहीं हो सकती, तो ये तो बिल्कुल नहीं है और ये तो है ही नहीं, तो वुड्स अभिक्रिया है इसका राइट आंसर। अब यहाँ पे आप लोगों को ये समझना है, देखो ये क्वेश्चन जो है वो पहली बार यूके बोर्ड में देखने को मिल रहा है कि इस बार इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ गए तो जिस बच्चे को मैं एक तरीके से उसने थ्योरी जिसने सही से पढ़ रखी है वही ये कर सकता है, नहीं तो ये नहीं होगा हर किसी से, ठीक है। तुक्का बिठाओगे, तुक्का सही हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नहीं कर पाओगे। यहाँ समझ लो इसे करना कैसे है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसे देख लो। क्वेश्चन है, 2 कथन आपको अभिकथन ए और कारण आर दिए गए हैं। अपने उत्तर को आपको यहाँ पे ये बताना है कि इसमें क्या सही है 4 ऑप्शन में से। जैसे पहला है अभिकथन, क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या 6 होती है।
तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो बात लिखी गई है क्या ये सत्य है। भाई क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या +6 होती भी है? तो अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप लोग कहोगे यस, क्रोमियम की जो अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है वो +6 होती है। तो इसके अनुसार हमारा अभिकथन ए जो है वो सत्य है। तो ऑप्शन देखो, ए तथा आर दोनों सत्य हैं, तो यहाँ पे भी ये वाला भी लग रहा है, मेरे को लग रहा है, ध्यान रखना। बी कह रहे हैं ए तथा आर दोनों सत्य हैं, तो ये वाला भी लग रहा है। सी भी सत्य है, और अभी ये वाला तो बिल्कुल गलत हो गया। देखो डी वाला तो ऑप्शन से हट गया, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि ए असत्य है जबकि 6 होती है। तो अभी ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों लाइन में लगे हुए हैं, इन तीनों में से कोई एक होने वाला है। क्लियर? चलो अब यहाँ पे कारण देखो, कह रहे हैं क्रोमियम के Ns और N-1 इंटू डी कक्षकों में 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फिर पहले ये देखो कि ये भी जो कथन लिखा हुआ है क्या ये सत्य है? तो हाँ भाई, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्रोमियम के जो भारी कक्षा होती है Ns और N-1 इंटू डी, इनमें 6 युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जब आप देखोगे क्रोमियम का परमाणु भार निकाल के भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आप देखना कि 6 ही आपके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, तो कथन ए भी सही है, कथन आर भी सही है। इसका मतलब अब मेरे पास ए और आर दोनों सत्य हैं, ये वाला ऑप्शन बच रहा है। ए और आर दोनों सत्य है, ये वाला ऑप्शन बच रहा है। ये वाला ऑप्शन भी कट गया। समझ पा रहे हो? पहले तो हमें ये देखना है ये जो लिखा हुआ है ये सत्य है नहीं है, तो दोनों चीज़ ही सत्य लिखी हुई है। अब ये कह रहा है कि आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि जो आर है मतलब भैया इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो इस 6 युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ही इसकी ऑक्सीकरण संख्या +6 होती है। तो क्या ये बात सही है? आर ए की सही व्याख्या कर रहा है? तो भी रुक जाओ, और ये कह रहे हैं आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई क्या रीज़न जो है ये दिया हुआ है, जो रीज़न हमें दिया हुआ है वो इसकी सही से इसका रीज़न है नहीं है। तो देखो क्रोमियम के भारी कक्षा में 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इन 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ही वो बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीकरण संख्या उसकी +6 होती है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये जो कारण दिया हुआ है आर, ये ए की बिल्कुल सही व्याख्या करता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। तो यहाँ पे ए आपको सही ऑप्शन पे टिक लगा देना है। ठीक है, एक और समझो, यहाँ पे कह रहा है अभिकथन ए कि बंधन समावयवता उभय तंतु लिगेंड युक्त उपसहसंयोजी यौगिकों में होती है, जो कि बिल्कुल सही बात है। यानी कि कथन ए जो है अभी हमारा कथन ए आप कहोगे वो सत्य है। फिर उभय तंतु लिगेंड में 2 दाता परमाणु होते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। देखो ये इजी थ्योरी एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे भी अभी कथन ए भी सही है, कारण आर भी सही है। तो उभय तंतु लिगेंड में 2 दाता परमाणु होते हैं, क्या इसलिए बंधन समावयवता प्रकट करता है? तो इसका कारण बिल्कुल सही बैठ रहा है ये। तो कारण आर जो है वो इसकी पूरी तरीके से व्याख्या करता है, तो इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर कैसे करना है ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ो जल्दी से। ये कह रहा है मोल प्रभाज की इकाई होती है, तो मोल प्रभाज की कोई इकाई नहीं होती, यूनिट लेस है, इकाई हीन है। एक सेल में एनोड ऋणावेशित है तथा कैथोड धनावेशित है। ये किस प्रकार का सेल है? तो गैल्वेनिक सेल होगा। गैल्वेनिक सेल के अंदर जो एनोड होता है वो ऋणावेशित होता है और कैथोड धनावेशित। देखो एक चीज देखो, यहाँ पे क्वेश्चन आप पढ़ रहे होगे, आपको ये क्वेश्चन रटने भी है और एक तरीके से इनसे ये अनुमान लगाना है कि वो कितना डीप जाके आपसे क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, ये नहीं कि खाली बस याद करके जा रही है। देखो यहाँ पे मॉडल पेपर का मतलब होता है आपको वो ये बता रहा है कि आपको कहाँ से कितना पढ़ना चाहिए, कितना डीप जाना चाहिए पढ़ने के लिए। ठीक है, समझ रहे हो ना? इस तरीके से तैयारी करनी है आपको। तो इसमें इसकी उपसहसंयोजन संख्या 6 होगी। इसमें क्या बताना है, ये 6 से जुड़ रहा है भैया, 6 है ये। अरे भाई लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने लिगेंड जुड़े हैं वही उसकी उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। या कहो कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कितने बॉन्ड बना रहे हैं वो सहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 6। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो विटामिन B12 इसमें पाया जाता है। अब यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। न्यूक्लिक एसिड क्या है, इसके जैविक कार्य। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने किस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर मेंशन करे हैं, ताकि आप बोर्ड में बिल्कुल यही लिख दो। ठीक है, बिल्कुल समझ लो एक तरीके से क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं वैसे आंसर मैंने लिखे हैं। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो आएंगी, नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी आपको, इसलिए सब्सक्राइब कर दो भाई।
देखो क्या है न्यूक्लिक एसिड, एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक यौगिक है जो कोशिकाओं में प्राथमिक सूचना वाहक अणुओं के रूप में काम करते हैं। ठीक है, क्या है, एक तरीके से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक यौगिक हैं। सबसे पहली बात तो हमें ये पता चली, जो कोशिकाओं में प्राथमिक सूचना वाहक अणुओं के रूप में काम करते हैं, यानी कि सूचनाओं को इधर से उधर ले जाने का काम कर रहे हैं, ये है न्यूक्लिक एसिड। जैविक कार्य क्या है, जैविक कार्य है द्विगुणन या प्रतिलिपिकरण और प्रोटीन का संश्लेषण करना, ये है न्यूक्लिक एसिड का काम। ठीक है स्टूडेंट, सॉरी। नेक्स्ट है डाई एजोटीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण। तो ये रही, एनिलीन के HCl विलयन में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर NaNO2 का ठंडा विलयन मिलाने पर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का हिमशितित विलयन प्राप्त होता है और इसी को ही डाई एजोटीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या करना है, यह आपने एनिलीन देखी, ठीक है, इसको इधर कर लो। एनिलीन है, इसको आपको HCl के NaNO2 विलयन में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे गर्म कर दो, ये NH2 ग्रुप जो है वो N2Cl ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपका बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। सिंपल सी है यहाँ पे डेफिनेशन। निम्न अभिक्रियाओं में सम्मिलित रासायनिक समीकरण देनी है आपको। ठीक है, तो रीमन-टीमन अभिक्रिया है, रीमन-टीमन अभिक्रिया, तो इसमें हम लोग फर्स्ट का आंसर कर रहे हैं। तो ये आपकी रीमन-टीमन अभिक्रिया में क्या होता है, फिनॉल होती है। फिनॉल की जब आप क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराओगे CaCl3 और 3QH की उपस्थिति में, तो ये आपका सैलिसिल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो खाली रिएक्शन लिखनी थी तो वो हमने कर दिया, ये आपकी होगी रीमन-टीमन। नेक्स्ट कह रहा है शॉर्टन-बॉमन अभिक्रिया। तो शॉर्टन-बॉमन अभिक्रिया में कुछ नहीं, सिंपल आपको कोई भी एल्किल हैलाइड लेना है। ठीक है, सॉरी गलत बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, आपको 1 डिग्री एमीन लेनी है कोई सी भी, RNH2 के फॉर्म में। इसकी रिएक्शन आप C6H5COCl से कराओगे तो यहाँ से एक H और एक Cl, ध्यान से देखो, एक H और Cl हट जाएगा। तो आपके पास बच क्या रहा है, आपके पास बच रहा है C2H5N और एक H यहाँ का, और ये पूरा का पूरा ये वाला टर्म यहाँ से आके जुड़ जाएगा, तो CO C6H5 और HCl ये मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्लोरोबेंजीन, रीजन बताना है आपको, कारण बताना है कि क्लोरोबेंजीन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए कम क्रियाशील होते हैं, क्यों। तो आपका इसका आंसर जो मिलेगा वो होगा कि अनुनाद के कारण C≡Cl के मध्य अधिक द्विबंध गुण उत्पन्न हो जाने के कारण, ठीक है, C≡Cl बंध की बंधन ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है या वृद्धि की जाती है या हो जाती है, लिख लो। ठीक है, इसे हो जाती है। अतः C≡Cl बंध किसी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा आसानी से प्रतिस्थापित नहीं होता और कम क्रियाशील होता है। क्या बोल रहा है ये समझ लो एक बार। ये कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन होता है, ठीक है, ये रहा क्लोरोबेंजीन, Cl यहाँ आ जाएगा। तो इसमें जो ये C≡Cl बॉन्ड है ये वाला, इसमें द्विबंध गुण उत्पन्न हो जाते हैं। अब द्विबंध गुण उत्पन्न होने के कारण इसकी जो बंधन ऊर्जा होगी, यानी कि बॉन्ड को तोड़ने की जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब जब बॉन्ड ही नहीं टूट रहा, तो ये C≡Cl बंध जो है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया से प्रतिस्थापित ही नहीं होगा और बहुत कम क्रियाशील होगा। ठीक है, इसलिए ये कारण है कि ये कम क्रियाशील होते हैं। और क्लोरोफॉर्म, सेकंड है, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में भरा जाता है, क्यों। तो सिंपल सी बात है कि क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके अत्यंत विषैली गैस फॉस्जीन बनाता है। अतः क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है जिससे इसकी ऑक्सीकरण की दर कम हो जाती है। अगर आप क्लोरोफॉर्म को क्या कर दोगे, ऐसे ही रख दोगे, तो वो O2 से रिएक्शन करके बना लेगा फॉस्जीन, जो एक विषैली गैस है जो हमारे लिए हानिकारक है, भाई जहर का काम कर रही है। तो ऐसा ना हो, इसके ऑक्सीकरण की दर कम हो जाए, इसलिए हम इसे रंगीन बोतलों में भर देते हैं। ऑक्सीकरण की दर कम होगी तो फॉस्जीन गैस कम बनेगी या ना के बराबर बनेगी, तो सब कुछ सेव रहेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। उपसहसहयोगी यौगिकों के इनके आपके IUPAC नाम लिखने हैं। तो K2HgI4 का नाम है टेट्राआइडो, देखो K2HgI4, ठीक है, 4 है तो 4 के लिए टेट्रा, आइडो आयोडीन के लिए आइडो, और
Hg को क्या बोलते हैं, आप कहोगे मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या जब निकालोगे तो वो आएगी सेकेंड। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या आती होगी निकालनी, अरे भाई देखो सिंपल है, K2 की होगी +2, इसकी x हो गई, प्लस माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x माइनस का 2 बराबर 0, तो x बराबर +2। सॉरी, ये तो कोई जुकाम हो रहा है, बोला तक नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी आपके लिए वीडियो बन रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना, मैं बार बार कह रहा हूँ, और सब्सक्राइब जरूर करना, तो क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको अपडेट नहीं मिलेगी, जो नई नई वीडियो आएगी उसके बारे में पता नहीं चलेगा। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए आप कमेंट करते रहो, मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ जल्द से जल्द बनाऊँगा। ठीक है, सेकेंड है CONH3 का ON6Cl3, तो सिंपल है हेक्सा एमीन। ठीक है, देखो 6 है तो 6 के लिए हेक्सा, और NH3 को एमीन बोलते हैं, तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट, और थर्ड यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, हेक्सा एमीन कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड, यहाँ पे क्लोराइड रह गया, वो भी आप कर लेना, हेक्सा एमीन कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड भी कर लेना, ये वाला बाहर वाला। ठीक है, तो ये इसका नाम हो जाएगा। अब इसके अथवा में देखो, अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है कीलेट क्या है, उदाहरण दो, तो अगर आपको ये नहीं करना तो आप ये भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देख लो कीलेट क्या है, जब दाता परमाणु केंद्रीय धातु के साथ इस प्रकार उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं कि यह रिंग का निर्माण करे, तो इस प्रभाव को कीलेट कहते हैं। क्या कह रहा है, देखो अभी तक आपने यहाँ एग्जाम्पल में समझो, एग्जाम्पल को देखो, देखो ये कह रहा है ये हमारे पास केंद्रीय धातु परमाणु है Pt प्लेटिनम। अब कह रहा है कि अगर कोई भी दाता परमाणु, ठीक है, दाता परमाणु यानी कि लिगेंड्स, अगर कोई लिगेंड्स केंद्रीय धातु परमाणु के साथ इस तरीके से बॉन्ड बना रहा है कि वो एक रिंग का निर्माण कर रहा है, क्या कर रहा है, एक रिंग का निर्माण कर रहा है, तो इसी प्रभाव को बोलते हैं कीलेट। ठीक है, जैसे नॉर्मली अगर मैं इधर देखूं तो यहाँ पे ये CO रहेगा, ठीक है, NH3 NH3 NH3, ये 6 NH3 आपके रहेंगे और कोई भी रिंग नहीं बनेगी, बट यहाँ पे ये रिंग बनाने लग जाए जब, तो इसी प्रभाव को बोलते हैं कीलेट। 11वां क्वेश्चन देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, जलीय विलयन में M2+ आयन के चुंबकीय आघूर्ण की गणना करना है और M का परमाणु क्रमांक दिया हुआ है। तो इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन दे सकता है, आपको सीख के जाना है बिल्कुल। तो देखो Z बराबर 27 परमाणु क्रमांक का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। ठीक है, अब वो आपको Z बराबर 27 लिखेगा, कुछ भी दे दे, आपको ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। ठीक है, कम से कम आपको भैया 1 से लेके 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना ही चाहिए, नहीं तो फिर नहीं कर पाओगे ये चीज़ें। अब बोल रहा है M2+ का, ध्यान से देखो किसका बोल रहा है M2+, तो यहाँ से मैं 2+ चार्ज लगा के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा। कहाँ से निकलेगा, सबसे पहले देखो D ब्लॉक का तत्व है, ये दिख रहा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, D ब्लॉक में, है ना। अब अगर D ब्लॉक का तत्व है तो सबसे पहले 4s से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं, आप कहोगे 4s से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं पहले, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब इसके पास कुछ बचा ही नहीं, 2 ही भैया, 2+ चार्ज से जितने प्लस चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन की कमी, ध्यान है 2 इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ से कर दी। अब हमारे पास 3d7 ये बचा, 3d7, तो D कक्षक में 5 कक्षक होते हैं, मतलब उपकोष, तो 7 इलेक्ट्रॉन भरोगे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आपके पास ध्यान से देख पा रहे होगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, आप कहोगे 3 ये रहे, 1 2 3, 3 हो गए। तो चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला सीधा सीधा होता है √n+2। ठीक है, सिंपल है n+2, n नंबर ऑफ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू रख के 3, और ये पूरा इतना आ जाएगा, कुछ नहीं, देख लो एक बार पूरा क्लियर है। अब यहाँ पे Z की जगह कुछ भी दे दे, +3 दे दे, कर लोगे ये सब। क्रम याद रखना हमेशा, 1s 2s 2p 3s 3p 4s, ठीक है, फिर 3d, पता होना चाहिए सब क्रम। अब इसके अथवा में क्वेश्चन है, मिश्र धातु क्या है, लैंथेनाइड धातुओं से युक्त एक मिश्र धातु का उल्लेख और इसका उपयोग बताओ। तो मिश्र धातु तो पता ही होगा, जल्दी से देख रहे हो तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। 2 या 2 से अधिक धात्विक तत्वों के आंशिक या पूर्ण ठोस विलयन को ही मिश्र धातु बोलते हैं। यानी कि आप 2 या 2 से ज़्यादा धातुओं को मिला रहे हो और उसका ही मिश्रण जो है वही क्या कहलाएगा भाई, मिश्र धातु।
अब ये कह रहे हैं कि आपको लैंथेनाइट धातुओं से युक्त एक मिश्र धातु का उल्लेख करना है। तो मिश्र धातु जैसे सीरियम, लैंथेनम, नियोडाइमियम, आयरन की कुछ मात्रा में कार्बन, सल्फर, एल्यूमिनियम आदि मिश्र धातु है। ठीक है, देखो एक सीरियम हो गई, एक लैंथेनम हो गई, एक नियोडाइमियम हो गई। ये आयरन और कार्बन और सल्फर एल्यूमिनियम की कुछ मिश्र धातुएं होंगी भाई। ठीक है, लैंथेनाइट के साथ साथ आपको इसमें ये सब चीज़ें मिला के एक मिश्र धातु बना दी। ये सब क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन अच्छा है। सिद्ध करें कि प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारकों की सांद्र क्या है, प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करती। ये प्रूफ करना है आपको। देखो 2 नंबर में जितना पूछा गया उतना ही करना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना। ठीक है, लिख के कैसे आना है मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। ये नहीं कि फालतू का लिखे जा रहे हो, कुछ नहीं होता, उससे समय की बर्बादी है। नंबर उतने ही मिलेंगे जितने आपको पूछा जा रहा है उतने लिखने पे होते हैं। देखो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए आपको पता होगा कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो आपका वेग स्थिरांक होता है के, उसका फॉर्मूला होता है कुछ ये, है ना। अब सॉरी, अगर बात हो रही है अर्धायु की, ठीक है, तो अर्धायु में क्या हो जाता है, जो आपकी जो भी पदार्थ की मात्रा है, ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ लिख लो पहले, तो आपको ये पता होना चाहिए ए जो है वो है प्रारंभिक सांद्रता। सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए, प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, और एक्स जो है वो है शेष बची सांद्रता। सांद्रता बोल दो, मात्रा बोल दो। ठीक है, अब आ जाओ देख लीजिए। तो अर्धायु में क्या होता है, अर्धायु वो समय होता है जिसमें हमारा जो भी पदार्थ है वो अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा या 50% बच गया हो या खत्म हो चुका हो। ठीक है, क्या बोला मैंने, प्रारंभिक मात्रा कितनी है ए, तो इसका आधा बच गया हो या आधा खत्म हो गया हो। अरे भैया आधा खत्म होगा आधा बचेगा, आधा बचेगा मतलब आधा खत्म हो चुका होगा। क्लियर सी बात है। तो अर्धायु में जो इसकी शेष बची मात्रा होगी वो अपनी प्रारंभिक मात्रा की कितनी हो चुकी है, आप कहोगे आधी। भैया प्रारंभिक मात्रा ए थी तो इसका आधा हो गया, इतना बचेगा ये अर्धायु में। और अर्धायु में समय को टी हाफ करके दिखा दिया। अब यहाँ पे इस वाले सूत्र में टी की जगह टी हाफ, ए ऐसे ही, एक्स की जगह ए बटे 2। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका ए नीचे आएगा ए बटे 2, ए से कट जाएगा और ये 2 सीधा ऊपर गुणा में चला जाएगा, तो log बेस 10 2 हो जाएगा, है ना। log बेस 10 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है इतनी, जब इसे सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। अब यहाँ क्लियर देख पा रहे हो आप लोग कि कहीं पे भी ए जो है वो प्रारंभिक सांद्रता नहीं दिख रही, तो स्पष्ट है कि ये प्रारंभिक सांद्रता पे निर्भर नहीं करता है। पूरा एक बार देख लो भाई, स्क्रीनशॉट भी ले लो। ठीक है, तो इतना ही करना है 2 नंबर में, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा बाजी नहीं करनी। ये नहीं बताना प्रथम कोटि क्या है। ठीक है, सीधा यहाँ से स्टार्ट करो, 2 नंबर में इतना करो। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ चुके हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे अभी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 तक ही कराऊंगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। क्योंकि अब थोड़ा सा मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है, जुकाम के चक्कर में ज़्यादा ही थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। शुष्क सेल की संरचना लिखिए और सेल अभिक्रिया दीजिए। तो दोस्त संरचना की जगह मैंने ये डायग्राम बना दिया है, या आप डायरेक्ट बना सकते हो। बहुत सिंपल डायग्राम मैंने निकाला है नेट से और आपके लिए यहाँ पे ये लेके आया। ठीक है, बुक का है। शुष्क सेल में क्या होता है, इसकी संरचना आपको लिखनी है, तो देख लो एक बार। संरचना बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट 2 नंबर में जितना लिखना है उतना ही काम करा है, क्योंकि इसकी अभिक्रिया में लिखनी है भाई। आप 2 नंबर में रामायण या इतना सारा कुछ नहीं लिखना है आपको, जिससे कि भैया 2 नंबर के चक्कर पे आप अपने आगे के नंबर बिगाड़ दो। डायग्राम बनाने में ही समय निकल जाएगा। तो कह रहा है इसमें जस्ते का एक बेलनाकार पात्र होता है, जो दिख भी रहा है, ये रहा, है ना, जो एनोड का कार्य करता है। ठीक है, ये जो आपका बेलनाकार पात्र है जस्ते का, ये पूरा का पूरा दिख रहा है, ये पूरा सॉरी, ये आपका एनोड का कार्य करेगा। ठीक है, और विद्युत अपघट्य में यहाँ पे देखो NH4Cl रखा हुआ है, जो विद्युत अपघट्य भरा होगा इसके अंदर, ये पूरा पूरा भरा हुआ है विद्युत अपघट्य। ठीक है, इसके बीच में ग्रेफाइट की देखो आपको एक छड़ दिख रही होगी, ग्रेफाइट की छड़ है, जो यहाँ पे किसका काम कर रही है, आप कहोगे ये काम करेगी हमारा कैथोड का। और ग्रेफाइट की छड़ के चारों ओर अगर आप देख पा रहे हो, ये चारों ओर MnO2 और कार्बन का जो है वो पेस्ट समझ लो चूर्ण भरा होगा। क्लियर, क्या बोला यहाँ पे कि इसमें एक जस्ते का बेलनाकार ये पात्र होगा, ये देखो दिख रहा है पूरा,
जो एनोड का कार्य कर रहा होगा, एनोड का मतलब ऑक्सीकरण हो रहा होगा वहाँ पे। फिर यहाँ पे आपको एक पूरी की पूरी आपको क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड कहा गया, ग्रेफाइट। हाँ, ये ग्रेफाइट की पूरी आपकी एक छड़ है जो आपको कैथोड का कार्य कर रही होगी। देन इसके बाद NH4Cl का यहाँ पे विद्युत अवघट्य का कार्य कर रहा होगा, पेस्ट है एक और ग्रेफाइट की छड़ के चारों ओर MnO2 और कार्बन का चूर्ण भर दिया है। सेल अभिक्रिया क्या होगी, ध्यान से देख लो। NH4Cl जो है वो सबसे पहले आयनों में टूटेगा और एनोड में क्या होगा, Zn जो है, देखो एनोड में ध्यान रखना, सबसे पहले तो एनोड में होता है ऑक्सीकरण, ये ध्यान रखना, यहाँ पे ऑक्सीकरण होगा और ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का त्यागना। ये चीज़ दिमाग में रख लो, रटोगे नहीं इन रिएक्शन को। तो Zn यहाँ पे जिंक का पात्र कर रहा है यहाँ पे काम, ठीक है, बोल रहा है ना भाई, इसमें जस्ता मतलब जिंक, Zn जस्ता यहाँ पे एनोड का कार्य कर रहा है, तो एनोड में इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, ऑक्सीकरण हो रहा है। Zn ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर दिए। अब कैथोड में क्या होगा, यहाँ से जो NH4, कैथोड का मतलब होता है अपचयन, अपचयन। अब अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन लेना। अब इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, यहाँ से जो NH4+ जो मुक्त हुए वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये अमोनिया गैस और H2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब H2 गैस जो है वो MnO2 जो यहाँ पे रखी हुई थी, जो MnO2 का चूर्ण था, वो उससे क्रिया करके Mn2O3 बना लेगी, ठीक है। और जो बची हुई NH3 गैस है, Zn और Cl2 के साथ एक संकर यौगिक बना लेगी और ये आपकी अभिक्रिया पूरी हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी क्वेश्चन नंबर 13 तक ही रखो, इसके बाद आपको मैं इसके सारे सॉल्यूशन जो भी है आपको वो करा दूंगा, बचाऊंगा अगली वीडियो में, और पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा। देन इसके बाद हम फिजिक्स के नेक्स्ट जो आपका मॉडल पेपर है फिजिक्स का, वो उसका सॉल्यूशन हम कराएंगे, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारी वीडियो जो भी आएंगी उसको बिल्कुल ध्यान से देखो, उसको फॉलो करो, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, बोर्ड तक के लिए बहुत ज़्यादा सफर, ठीक है। आपको यहाँ पे लगना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर अपने साथ ढील दोगे तो ये ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि 12th की परसेंटेज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है। अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो आने वाले 4-5 साल में मेरा चैनल फिर से यहीं रहेगा। आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो कि 12th की परसेंटेज मायने नहीं रखती, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा मायने रखेगी। अगर आपके पास कोई स्पेशल स्किल नहीं है देन समझ लो पढ़ाई ही आपके लिए हथियार है। अगर कोई स्पेशल स्किल है तब तो मैं मान सकता हूँ कि हाँ भाई पढ़ाई, देखो पढ़ाई हर चीज़ से मायने नहीं रखती कि पढ़ाई ही सब कुछ है, बट फिर आपको अपने अंदर कोई स्पेशल टैलेंट पहचानना होता है ताकि आप उसके सहारे बहुत कुछ कर पाओ। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो अभी चुपचाप पढ़ाई कर लो और ये देख लो वीडियो, ठीक है। ज़्यादा हम फालतूबाजी नहीं करेंगे, पढ़ाई पे फोकस करेंगे और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करना। इसके नेक्स्ट पार्ट में पूरा कवर करा दूंगा मैं, ठीक है स्टूडेंट। चलो तो आज के लिए इतना ही। और फिजिक्स की मैंने स्ट्रैटेजी वाली वीडियो जो बनाई थी, फिजिक्स की स्ट्रैटेजी वीडियो, वो चैनल पे अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, जरूर देखना, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह मैं जल्द से जल्द अभी ले आऊँगा। बाकी आप लोग देखते रहो, कैसे आपको तैयारी करनी है वो सब मैं आपको बता ही रहा हूँ। फॉलो करो बस चैनल को और सारी चीज़ आपको मिलेंगी यहाँ पे। चलिए तो वीडियो को यही रोकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय।